Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss red cell membrane or the structure of red cell. ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रेड सेल का ओवरव्यू कर लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में और एरिथ्रोपोइसिस में भी उसको डिस्कस किया था। रेड सेल्स को हम लोग डिफरेंट नेम से कॉल कर सकते हैं, एरिथ्रोसाइट से, इसके अलावा उनको रेड सेल कह सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं, हीमाटाइट्स कह सकते हैं। मीन्स के मल्टीपल नेम से आप इसको कॉल कर सकते हैं। अगर ये नेम्स कहीं पर यूज़ हो रहे हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सब आरबीसीज के ही नेम होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसका डायामीटर होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। इसके अलावा ये ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स के इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, लेकिन इमेच्योर स्टेजेस पर इसमें न्यूक्लियस होता है। जैसे जैसे आरबीसीज की डेवलपमेंट होती है इस तरह से रेटिकुलोसाइट स्टेज पर आकर इसमें से न्यूक्लियस की इजेक्शन हो जाती है। ये स्टेजेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एरिथ्रोपोइसिस में। इफ यू वांट टू नो हाउ द आरबीसीज डेवलप और हाउ देयर डेवलपमेंट occurs, and if you want to know how awesome this process is, then please visit that lecture of erythropoiesis in my hematology lecture series. इसके अलावा आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है कि इसने गैसियस एक्सचेंज करवाना होता है। इसने क्या करना होता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके जानी होती है, इसने हमारे सेल्स और टिश्यूज तक उनको डिलीवर करना होता है। देन सेल और टिश्यू से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना होता है और लंग्स से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अगर थोड़े से इसको विजुअलाइज करें यहाँ पर, जैसे कि ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास हमारे हैं लंग्स, ठीक है। यहाँ से इसने ऑक्सीजन पिक की रेड ब्लड सेल ने और इसको कहाँ पर ले गया, हमारे सेल्स और टिश्यूज तक। यहाँ पर इसने ऑक्सीजन को डिलीवर कर दिया। अब इसने यहाँ से क्या पिक करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको लेकर चले जाना है हमारे लंग्स तक और लंग्स से ये फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब चलते हैं अपने रेड सेल के स्ट्रक्चर की तरफ। इट कंप्राइजेस लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन स्केलेटन। अब ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है जिसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एम्बेडिंग हुई है। साथ ही साथ इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और ये हमारे पास इसमें मेम्ब्रेन स्केलेटन का मेशवर्क है। इट कंटेन्स प्रोटीन 50% इसमें प्रोटीन होती है, 20% इसमें फॉस्फोलिपिड्स और 20% ही कोलेस्ट्रॉल होता है और 10% इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इट कंटेन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसका स्ट्रक्चर कंपोज कर रही होती है, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रही होती हैं। एंटाइडिन, एक्टिन, बैंड 3, प्रोटीन 4.1, प्रोटीन 4.4 एंड अल्फा एंड बीटा स्पेक्ट्रिन। अब ये हमारे पास रेड सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने 9th क्लास में या एफएससी में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर उसी से ही सिमिलर है। इस तरह से अगर हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को थोड़ा सा देखें तो वो इस तरह से लिपिड बाइलेयर होती है, इस तरह से, जिसमें इस तरह से उसमें फॉस्फोलिपिड्स होता है, साथ ही साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, साथ ही साथ इसकी मेम्ब्रेन पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन की एम्बेडिंग भी हुई होती है। तो इससे ही सिमिलर हमारे रेड सेल का भी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आगे लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर मतलब कि 2 लेयर्स आ गए, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स। अगर फॉस्फोलिपिड्स का अगर हम लोग यहाँ पर सेपरेटली इस तरह से स्ट्रक्चर देखें ना, तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये इसका हेड रीजन आ जाता है और ये इसका टेल रीजन आ जाता है। अब इसका जो हेड रीजन होता है ना, वो 2 चीज़ों से बना होता है, एक तो फॉस्फोइड से और दूसरा ग्लिसरॉल से। हेड रीजन ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल। इसी तरह जो इसका टेल रीजन होता है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट
फैट से बना होता है, ठीक है। अब इसी तरह इस मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास आ जाता है इसका मेम्ब्रेन स्केलेटन, ठीक है। ये जो इसका स्केलेटन पार्ट होता है जिसमें हमारे पास आरए होते हैं, अगर ये देखा जाए तो इस तरह से हमारे पास आरए अल्फा स्पेक्ट्रिन और उसी को ही कोयल करते हुए जा रहा है हमारे पास बीटा स्पेक्ट्रिन। अब किस तरह से ये आप लोग स्ट्रक्चर को कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये हम लोग इसका रीजन देखा जाए ना तो ये इसका रीजन होता है हेड रीजन और ये इसका रीजन होता है टेल रीजन। अब यहाँ पर जो एनकाइडीन है ना उसने बैंड 3 के साथ अटैचमेंट करनी है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से ना एरेज कर देते हैं ताकि हमारे लिए डिस्कस करना ना ज़रा इजी हो जाए। जैसे कि ये हमारे पास इस तरह से आ गई अल्फा स्पेक्ट्रिन और ये इस तरह से हमारे पास आ गई बीटा स्पेक्ट्रिन, लेबल भी करते जाते हैं। ये आ गई अल्फा स्पेक्ट्रिन और ये हमारे पास आ गई बीटा स्पेक्ट्रिन, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर आना है एनकाइडीन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एनकाइडीन, ठीक है। अब इस एनकाइडीन ने इस लिपिड बाइलेयर में मौजूद बैंड 3 की अटैचमेंट करवानी है इस काइडीन के साथ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन 4.2, ठीक है। ये आ गया हेड साइड। अगर हम लोग टेल साइड पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ना इस तरह से एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन का नेटवर्क होता है। इस एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन ने अब इस लिपिड बाइलेयर में मौजूद ग्लाइकोफोरेंस की अटैचमेंट करवानी है इस लेयर के साथ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन 4.1। जैसे कि इस लिपिड बाइलेयर में हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं ग्लाइकोफोरेंस। ग्लाइकोफोरेंस अब डिफरेंट होते हैं, लाइक ग्लाइकोफोरिन ए, ग्लाइकोफोरिन बी, ग्लाइकोफोरिन सी, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इस ग्लाइकोफोरिन की विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन 4.1 अटैचमेंट करवानी है इस स्पेक्ट्रिन के साथ। अब जितने भी हम लोगों ने इसमें स्ट्रक्चर्स देखे हैं, फोस्फोलिपिड आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, ग्लाइकोफोरिन, सेक्ट्रिन, ट्रोपोमायोसिन, स्पेक्ट्रिन, इन सब का ही हमारे डेड सेल मेम्ब्रेन के लिए कोई ना कोई फंक्शन है। ये सब ही बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अगर फॉस्फोलिपिड को देखा जाए, इन फॉस्फोलिपिड्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने एज अ बैरियर वर्क करना होता है ताकि जो भी अगर कोई चीज़ एंटर होने की कोशिश कर रही है तो उससे हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, उसके लिए एज अ बैरियर वर्क करे। इस तरह जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसने क्या करना होता है, इसने इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना होता है, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, जिससे क्या होगा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो स्टेबल रहेगी। इसी तरह अगर हम लोग बैंड 3 को देखें, जो बैंड 3 हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, इन्होंने आयन ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। जैसा कि जो क्लोराइड आयंस होते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज करवाना होता है ताकि जो हमारा इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे। इस तरह अगर हम लोग ग्लाइकोफोरेंस को देखें या ग्लाइकोप्रोटीन्स को देखें तो इनका रोल होता है एक तो सेल रिकॉग्निशन में, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, मीन्स के ये सेल को एबिलिटी देते हैं कि ये दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करें। इसके साथ साथ इसका फंक्शन होता है सेल एडहेजन, मीन्स के सेल्स के पास सेल को ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एडहेयर कर सके, बाइंड कर सके। फॉर एग्जांपल अगर जो ग्लूकोज है की बाइंडिंग होगी लिपिड के साथ तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह अगर इसकी बाइंडिंग होगी प्रोटीन के साथ तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह से ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन और सेल एडहेजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन को देखेंगे, ट्रोपोमायोसिन का यहाँ पे क्या फंक्शन है, इन्होंने इस एक्टिन के मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करना होता है ताकि ये इजीली इन स्पेक्ट्रिन का जो नेटवर्क होता है अल्फा और बीटा स्पेक्ट्रिन की,
इस लिपिड बाइलेयर के साथ इंटरेक्शन करवा सकें, बाइंडिंग करवा सकें। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. In the next lecture we will discuss about the abnormalities of the red cells. So अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।